दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज के पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा डर खत्म करने जा रहे हैं और वो डर है किडनी फेलियर का डर। दोस्तों डायबिटीज के पेशेंट में किडनी फेलियर का डर होना बहुत लाजमी भी है क्योंकि ये इसका प्रिवलेंस ही इतना ज़्यादा है कि स्टडीज़ बताती हैं कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो उनकी डायबिटीज़ डायग्नोज होने के 20 साल के अंदर अंदर उनमें से 30% लोग जो हैं वो किडनी फेलियर में लैंड कर जाते हैं और वो जो टाइप 2 के पेशेंट्स हैं उनमें से 20 साल के बाद 10 से 40% जो पेशेंट्स हैं वो किडनी फेलियर में लैंड कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका डर होना लाजमी है। और दूसरा, जिनको औरों को देखते हैं जिनकी किडनीज फेल हो चुकी होती हैं उनका ट्रीटमेंट भी तो बहुत इसमें टफ होता है। इसमें हफ्ते में 3-3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है और अगर डायलिसिस मान लिया नहीं करवाना हो तो दूसरा ट्रीटमेंट सीधा रेनल ट्रांसप्लांट है, नई किडनी डालनी पड़ती है और उसके भी तो ढेर सारे साइड इफेक्ट्स हैं। उसका खर्चा पहले कितना ज़्यादा होगा, किसी से किडनी लेनी पड़ेगी और उस किडनी को डालने के बाद भी तो सारी उम्र इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो उनका ढेर सारा साइड इफेक्ट्स होगा। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद जो समझदार आदमी होगा उसको डायबिटीज़ में किडनी फेलियर की टेंशन होना लाजमी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपकी टेंशन तो दूर करेंगे ही, साथ में हम आपको स्ट्रेटेजी भी बताएंगे कि आप डायबिटीज़ के साथ अपनी किडनीज को कैसे सालों साल जो है वो स्वस्थ रख सकते हो और अपना जीवन जो है आप टेंशन फ्री बिता सकते हो। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि किडनी फेलियर होता किन कारणों से है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट में किडनी फेल होने के रिस्क फैक्टर जो और भी कॉम्प्लिकेशंस में है, वो सबसे पहला रिस्क फैक्टर तो पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर है। शुगर कंट्रोल करके रखिए। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो सिर्फ ऐसा नहीं किडनी फेलियर ही होगा, और भी कॉम्प्लिकेशंस इसमें आती जाएंगी। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ब्लड में बढ़ी हुई शुगर किडनीज को डैमेज कैसे और कहां पे करती है। तो दोस्तों जैसा हमने डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी समझा कि जो सेंसेशन देने वाली नस को खून की सप्लाई देने वाली जो ब्लड की नसें होती हैं उनको शुगर डैमेज करती है और उस वजह से जो नसें हैं वो अच्छे से ब्लड उन सेंसेशन वाली नसों को सप्लाई नहीं दे पाती हैं और वो जो है तो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाती हैं और डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। वैसे ही हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी समझा कि जो आंख में ज़्यादा बढ़ी हुई शुगर वाला ब्लड अंदर जाता है तो वहाँ वो नसों में ही जो माइक्रो नसें होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उन्हीं में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें देता है, नई नसें बन जाती है या एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं वगैरह वगैरह। तो वैसे ही जो किडनीज हैं उनका जो सबसे छोटा यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है। तो जैसे किडनी के अंदर ये गंदा ब्लड जाएगा और किडनी से साफ होके जो है तो वापस दोबारा पूरी सर्कुलेशन में मिल जाएगा। तो ये जो ब्लड जाएगा ये जैसे बड़ी नस है, इससे फिर छोटी ब्रांच, फिर उससे छोटी, फिर जो बहुत छोटी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो माइक्रोस्कोपिक जो नसें होंगी उन पे ये फिल्टर टाइप लगा होगा, उन पे ये छन्नी लगी होगी जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो उसके अंदर जो होगा ये नसों का गुच्छा होगा, बड़ी बड़ी मतलब माइक्रोस्कोपिक नसों का गुच्छा होगा और वहां पे ही ये सारा एक्सचेंज होगा, वहीं पे ही ये सारी फिल्ट्रेशन होगी। तो यहाँ से क्या होगा, इस ब्लड की इन नसों से, कैपिलरीज से जो गंदगी होगी वो सारी बाहर फेंक दी जाएगी, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, जो भी होगा, केमिकल वेस्ट होगा, वो बाहर फेंक दिया जाएगा और इस ट्यूब के थ्रू जो है तो ये आगे चला जाएगा और आगे चल के भी इसको दोबारा जो है इसके चारों तरफ नसें होंगी और जो जरूरी चीज़ें, जरूरी केमिकल्स जो हैं वो अगर इसमें चले गए हों तो उसको दोबारा जो है रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाद में फाइनल जो है तो उसको यूरिन के रूप में आगे भेज दिया जाता है और वो जो साफ ब्लड होता है उसको फिर दोबारा जो है तो सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है। अब डायबिटीज़ के केस में भी क्या होता है कि जैसे ये जो ज़्यादा
शुगर वाला ब्लड जब आगे तक जाएगा और यहाँ माइक्रो लेवल पे जाएगा तो यहाँ पे दिक्कत पैदा करेगा, और ये बढ़ी हुई शुगर जो है तो इस फिल्टर को खराब करेगी। अब जैसे यहाँ पे पैथोलॉजी हुई, वहां पे हुई, लगभग मिलती जुलती ही पैथोलॉजी नसों में, ब्लड की नसों में होती है। और कई बार इस दिक्कत की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है, और जब ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है तो ये इस फिल्टर को डैमेज करने का कारण बन जाता है। और जब ये चीज डैमेज हो गई तो ये तो इस किडनी का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। एक किडनी में लगभग 10 लाख तक ऐसे फिल्टर जो छन्नियां हैं वो हो सकती हैं। तो ये बढ़ी हुई शुगर इन छन्नियों को है जो है तो डैमेज करने लग जाती है। और जब ये डैमेज करती जाती है, धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है, एकदम से नहीं। किडनीज बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन्स होते हैं, तो जब ये अति की अति हो जाती है तब ये फिर खराब होने लग जाते हैं और किडनीज में दिक्कत आने लग जाती है। तो अगर ब्लड शुगर को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो ऐसे ज्यादा शुगर वाला ब्लड जो है तो यहाँ इस जो फिल्टर है, ग्लोमेरुलस है, यहाँ तक जाएगा ही नहीं। और जब ज्यादा शुगर नहीं होगी तो यहाँ पे पैथोलॉजी होगी ही नहीं। जब पैथोलॉजी ही नहीं होगी तो किडनी फेलियर का क्या डर होगा, तो किडनी फेलियर की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला जो है तो इसमें भी वही चीज है कि सबसे पहले शुगर को कंट्रोल करो, कंट्रोल रखो। दूसरा इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो है बहुत समय अगर डायबिटीज को हो गया हो, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, तो बहुत समय हो भी गया हो परंतु अगर आपने उसको कंट्रोल में रखा हुआ है, आप वो जैसे हमने पिछले वीडियोस में बताया पूरा बैलेंस बना के चल रहे हो, आप विटामिन्स वाली चीजें भी खा रहे हो, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, एक प्रॉपर पैकेज प्रॉपर खा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो फिर चाहे लॉन्ग ड्यूरेशन भी हो जाए, ये एक तो शुगर कंट्रोल नहीं, ऊपर से प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज नहीं, और ऊपर से लॉन्ग ड्यूरेशन भी हो जाए, तब फिर वो उस चीज में लैंड होते हैं। आप टेंशन मत लीजिए। अगला जो इसका है, प्रेजेंस ऑफ अदर माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जो बारीक नसें होती है, कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें अगर कॉम्प्लिकेशंस और जगह भी है तब भी फिर इसके चांसेस रहते हैं होने के। चौथा जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो शुगर है, साथ साथ बीपी भी है। तो इस बीपी को कंट्रोल करके रखिए। बीपी इसमें साथ में अगर हो तो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा जो है वो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी कि फैमिली में किसी को और को भी शुगर थी और उनकी शुगर की वजह से किडनीज फेल हुई थी, तो चांसेस रहते हैं अगले जो मेंबर्स होते हैं उनको भी वैसा होने की, अगर वो ये सारी चीजों का ध्यान ना रखें तो। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। अगर किसी को, मम्मी पापा को या किसी क्लोज रिलेटिव को, बहन भाई को साथ में बीपी भी हो तो इसमें भी फिर और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, डरना नहीं है कि अगर मम्मी पापा को थी तो भाई हमको अगलों को भी होनी होगी, ऐसा डरना नहीं है, परंतु ध्यान और ज्यादा आपको रखना पड़ेगा। छठा जो इसमें कारण है वो है माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। पेशाब में जो है एल्बुमिन नाम की प्रोटीन आती हो अगर, तो फिर आगे चल के किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए आप साल भर में, तो मैंने और भी देखी वीडियोस में बोला है, साल भर में तो आप रूटीन आप अपने सारे चेकअप करवा लीजिए करिए, तो उसमें आपका पेशाब का टेस्ट भी हो जाया करेगा। खाली पेट इसमें पेशाब देना होता है और पेशाब में वो देख लेते हैं कि अगर एल्बुमिन आ रही है तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर आपकी स्ट्रेटेजी बना देंगे कि कैसे इसको जो है तो ठीक कर देना है और आगे चल के जो रेनल फेलियर अगर होना हो तो उसको कैसे प्रिवेंट कर लेना है। अगला इसमें सातवां जो बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। आपने अगर डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो स्मोकिंग आपको क्विट करनी होगी। और इसके साथ एक लोगों के माइंड में और बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि शुगर की दवाई, कि शुगर का जो ट्रीटमेंट है जी, कोई तो 3-3 गोलियां सुबह 3 शाम को खा रहे हैं, बहुत सी दवाइयां खा रहे हैं, बीपी के लिए अलग दवाई जी, शुगर के लिए अलग दवाई जी, खून पतला करने के लिए अलग दवाई जी, और भी एक आधी कई बार प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी दवाई। तो वो दवाई खाते समय ही डरते रहते हैं कि इतनी दवाई खा के ही हमारी किडनी फेल हो जाएगी। और कई लोग तो क्या करते हैं, इस डर की वजह से कि दवाई खा के हमारी किडनी फेल हो जाएगी, इस डर से वो शुगर की दवाइयां भी छोड़ देते हैं, वो बीपी की दवाइयां भी छोड़ देते हैं और फिर वो तबाही का कारण बन जाता है। तो चाहे आयुर्वेदिक खा रहे हैं, एलोपैथिक खा रहे हैं, कोई भी दवाई खा रहे हैं, मॉनिटर करिए, उसको देखिए, बीपी को भी चेक करवाते रहिए, शुगर को भी चेक करवाते रहिए, ठीक होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए दोनों चीजें। चाहे वो दवाई देखिए, अब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हाँ, मैं मानता हूं दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, दवाई भी किडनी फेलियर का कारण बनती है, परंतु अगर किसी की किडनीज हेल्दी है परंतु शुगर उसकी बहुत बढ़ी हुई है तो वो शुगर से जो है तो 100% उसकी किडनीज फेल होंगी, ठीक है। और उस दवाई से जो है
तो जो हेल्दी किडनी है वो थोड़ी फेल होगी। अगर मान लिया किसी की किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड है, ऑलरेडी फेल तो क्या ही होगी, पर मान लिया डैमेज्ड है, तो फिर वो अगर मान लिया जैसे कुछ एक दवाइयाँ शुगर की खाता है, कुछ एक दवाइयाँ बीपी की खाता है, तो वो उसके जो है कंप्लीट फेलियर का कारण बन सकती है। परंतु अगर किसी की किडनीज हेल्दी है, ठीक है, और ऊपर से शुगर बढ़ी हुई है, तो वो शुगर उसकी किडनी की फेलियर का कारण बनेगी, ना कि अगर वो उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट लेता है, उस बीपी को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट लेता है, वो दवाइयाँ उसकी किडनी फेलियर का कारण बनेगी। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, उसको एक अच्छे पॉजिटिव माइंड से उन दवाइयों को खाइए, पॉजिटिव वे में। हाँ, अगर आप और ज़्यादा जागरूक हैं तो आप उन दवाइयों को आगे चल के कम करवा सकते हैं। आप थोड़ा अपना डाइट एक्सरसाइजेज पे ज़्यादा डिपेंड होइए और पर उनको साथ साथ मॉनिटर करते रहिए। कई बार मैंने बहुत से पेशेंट्स अपने ऐसे भी देखे हुए हैं जो डाइट पे काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी कर रहे होती हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, और बिना टेस्ट किए अपनी मर्जी से ही दवाइयाँ कम करना शुरू कर देते हैं। वैसा नहीं करना है, साथ साथ जो है मॉनिटर करना है, रिजल्ट्स देखने हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छा आपने शुगर की मान लिया जैसे 3 साल्ट आपको लगे हुए हैं, 1 साल्ट आपका डॉक्टर ने कम किया, या चलो मान लिया चाहे आपने खुद ही कम कर लिया, तो आप फिर टेस्ट करते रहिए। अगर आपका टेस्ट लेवल जो है शुगर का नॉर्मल रेंज में आ रहा है, आपका शुगर जो है 70 से 150 की रेंज में रह रहा है, तो आप 1 साल्ट कम कर लो। अगर फिर आप एक और साल्ट कम करना चाहते हैं तो डाइट एक्सरसाइज पे और ज़्यादा काम करो और 1 साल्ट और कम कर लो। अगर आप वैसे सोच रहे हैं कि हमने दवाइयाँ अपनी कम से कम करनी है, परंतु अगर ऐसा सोचें कि हमने बस ये दवाइयाँ बंद कर देनी है, दवाइयों की वजह से जो है हमारी किडनीज फेल हो जाएंगी, बीपी की दवाई की वजह से हमारी किडनी फेल हो जाएगी, तब तो दोस्तों आप बहुत खतरनाक सोच में फंसे हुए हैं। और ये शुगर जो है आपकी किडनी ही फेल नहीं करेगी, और भी कई कुछ तबाही कर सकती है। तो इसलिए आप प्रॉपर अपने लिए दवाई लें और अपने माइंड से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दें कि दवाइयों की वजह से किडनी फेल होगी। किडनी 100% जो है शुगर की वजह से फेल होगी, और उसको प्रिवेंट करने की वो जो मैंने सारे बताई चीज़ें, जो इसके रिस्क फैक्टर हैं, इन पे काम करने से प्रिवेंट होगी। पहला जैसे जो इसके रिस्क फैक्टर्स थे उनको अवॉइड करके शुगर को कंट्रोल करो, आपका रिस्क फैक्टर 1 घट गया। लॉन्ग ड्यूरेशन से आप शुगर को कंट्रोल रखो, कितने भी ड्यूरेशन से हो, ठीक है। और माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है उनका इलाज करवाओ, बीपी है उसको कंट्रोल रखो, फैमिली हिस्ट्री का कुछ नहीं कर सकते उसमें मन बनाओ, ठीक है। माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया है, डॉक्टर के पास जाओ, वो इसको ठीक करके देगा, ठीक है। स्मोकिंग तो आप ही को छोड़नी होगी, है ना। और ये जो दवाइयों का डर है ये आप माइंड से निकाल दो, प्रॉपर अपनी दवाई लगाओ, शुगर को कंट्रोल करो। आपकी अगर किडनी हेल्दी है तो दवाई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। किडनी, लीवर, कुछ एक अंग ये ऐसे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अंग हैं, अगर ये हेल्दी हैं तो ये सारी चीज़ों को साफ कर देते हैं। भगवान ने इनको बनाया ही इसलिए होता है। तो इसलिए आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लें और किडनी फेलियर से जो है तो 100% बचें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हों। शेयर कीजिए किसी डरे हुए आदमी को, लाइक कीजिए हमारी इस कोशिश को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और कमेंट तो जरूर करिए अगर आपकी कोई क्वेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।